डियर स्टूडेंट्स, आज हम एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम का एक अहम पार्ट स्टडी करने जा रहे हैं। हमने पिछली क्लास में देखा था कि किस तरीके से पल्स कम्युनिकेशन हमारे इस डिजिटल कम्युनिकेशन में यूज़ में लिया जा रहा है। पल्स मॉड्यूलेशन की जो 3 टेक्निक्स हैं, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, इनके अलावा पल्स का डिजिटाइज्ड पार्ट जो कि कोडिंग के रूप में रिप्रेजेंट होता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, आज हम उसी विषय पर डिस्कस करने जा रहे हैं। पल्स कोड मॉड्यूलेशन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ऐसा पार्ट जिसमें ए ट्रेन ऑफ पल्सेस कैरियर के रूप में यूज़ में ली जाती है। साथ में ही जो ट्रेन ऑफ पल्स कैरियर के रूप में यूज़ में ली जा रही है, उसकी कोडिंग की जाती है इन अकॉर्डेंस विद द एनालॉगस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। वो किस तरीके से करते हैं, उसी चीज़ को हम देखने जा रहे हैं। अगर हम एजेंडा के तौर पे देखें तो इसमें आज हम इस पल्स कोड मॉड्यूलेशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट, ये क्या चीज़ है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन कैसे जनरेट किया जाता है, इसका ब्लॉक डायग्राम, पल्स कोड मॉड्यूलेशन का वो प्रोसेस जिसके द्वारा में यह जनरेट किया जाता है, इसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, इसके लिए रिक्वायर्ड बिट रेट और बैंडविड्थ, पल्स कोड मॉड्यूलेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, साथ ही यह कहाँ पे यूज़ में लिया जा सकता है, इसके एप्लीकेशंस के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअल में पल्स कोड मॉड्यूलेशन होता क्या है? एनालॉग वॉइस डेटा मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू ए सीरीज ऑफ बाइनरी डिजिट बिफोर दे कैन बी ट्रांसमिटेड। जो एनालॉग वॉइस डेटा सिग्नल्स हमें मिल रहा है, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, उस वॉइस सिग्नल्स को जनरेट किया जा रहा है, उसको बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट करने के लिए और उसको ट्रांसलेट करने के लिए हम जिस कोडिंग का उपयोग करते हैं और जिस तरीके से उसको ट्रांसलेट करते हैं बाइनरी डिजिट्स में, वह प्रोसेस और वह मॉड्यूलेशन टेक्निक पल्स कोड मॉड्यूलेशन कहलाती है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन की हेल्प से साउंड वेव का जो एम्पलीट्यूड है, वह एक रेगुलर इंटरवल के द्वारा, रेगुलर इंटरवल पर हम उसको सैंपल्ड करते हैं और फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं बाइनरी नंबर्स में। किस तरीके से सैंपल करते हैं, इसके बारे में भी हम देखने जा रहे हैं। एक्चुअल में जो एनालॉग सिग्नल अवेलेबल है और उस एनालॉग सिग्नल का ट्रांसलेटेड डिजिटल सिग्नल्स, जो डिजिटल सिग्नल में ट्रांसलेट कर दिया जाता है, उस सिग्नल को, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, वही क्वांटाइजेशन एरर कहलाती है। तो किस तरीके से पल्स कोड मॉड्यूलेशन में क्वांटाइजेशन एरर्स बनती हैं और कैसे सैम्पलिंग होती है, इस विषय पर देखते हैं। एक्चुअल में जो पल्स कोड मॉड्यूलेशन को जनरेट करते हैं, तो उस समय ये ब्लॉक डायग्राम सामान्यतः यूज़ में लेते हैं, जिस प्रोसेस को यूज़ में लिया जा रहा है। इसमें आप देखें कि ये जो सैम्पलिंग है, उस सैम्पलिंग सर्किट के अंदर जो
सिग्नल उपलब्ध करा जाए, एनालॉग या सिग्नल, वह सिग्नल जब इसको दिया जाता है तो उसे सैम्पलिंग सर्किट के द्वारा उसकी सैम्पलिंग की जाती है। सैम्पलिंग वो प्रोसेस है जिसके द्वारा एक रेगुलर इंटरवल के बाद एक निश्चित पल्स जनरेट की जाती है और वह पल्स का एम्पलीट्यूड या नंबर ऑफ पल्सेस या उसकी जो विड्थ है या उसकी कोडिंग है, वो सभी इन अकॉर्डेंस विद द एनालॉग सिग्नल वेरी होती है और इस तरीके से पल्सेस जनरेट होती है। यही सैम्पल्ड सिग्नल सैम्पलिंग होने के बाद में क्वांटाइजर को दिया जाता है। क्वांटाइजर किस रेगुलर इंटरवल के बाद में जो जनरेटेड सैम्पल्ड सिग्नल है उसके बाद अप्लाई किया जाता है। क्वांटाइजिंग करने के बाद में आप देखें कि जो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इसमें जो दिखाया गया है, यह जो PAM प्राप्त होता है इसमें वेरीड एम्पलीट्यूड की पल्सेस प्राप्त हो रही हैं और यहाँ पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जहाँ एम्पलीट्यूड ज़्यादा था वहाँ हाई एम्पलीट्यूड की पल्सेस मिलती हैं, जबकि जिस जगह पर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड मिनिमम है वहाँ पर पल्स की एम्पलीट्यूड मिनिमम प्राप्त होती है। इसको हम कह सकते हैं कि पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल जाता है। यह है कि जब क्वांटाइजर को दिया जाता है तो इसको आप देखें कि किस तरीके से क्वांटाइज्ड किया जाता है। यह क्वांटाइज सिग्नल जो ऊपर दिखाया गया है इसमें डिफरेंट पल्सेस, जितनी हाइट है, जितना एम्पलीट्यूड है, उसको नंबर ऑफ क्वांटाइज्ड पार्ट में इक्वल क्वांटाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। फॉर एग्जांपल, यदि एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स जो अवेलेबल हुआ है उसकी एम्पलीट्यूड का जो वेरिएशन है वो 10 क्वांटाइज्ड है और मिनिमम 1 है, तो 1 से 9-10 के बीच में लगातार वेरी होता है और यह उसकी जो संख्या है वह क्वांटाइज्ड फॉर्म के इक्विवेलेंट दी हुई है। ये इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसकी क्वांटाइज्ड वैल्यू 9 है वो 9 पल्सेस जनरेट करके प्राप्त हो सकती है, जबकि जिसकी क्वांटाइज्ड वैल्यू 1 है वहाँ 1 पल्स जनरेट हो जाती है। इस तरीके से क्वांटाइज्ड सिग्नल प्राप्त होता है। ऐसा मिलने के बाद में हम इनको एनकोड करते हैं। एनकोडिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास आस्की कोड है। आस्की कोड के द्वारा कंप्यूटर में नंबर ऑफ बिट्स जनरेट किए जाते हैं और नंबर ऑफ बिट्स जो जनरेट करके आस्की कोड के माध्यम से कन्वर्ट करके जब उसमें जैसे कीबोर्ड से मदरबोर्ड या मदरबोर्ड से कीबोर्ड को जो सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन होता है वह भी इस क्वांटाइज सिग्नल की तरह ही है और इसको हम कह सकते हैं कि यह एनकोडेड फॉर्म में मिल जाती है, बाइनरी फॉर्म में मिलती है। ग्रुप ऑफ बाइनरी डिजिट्स के द्वारा ईच एंड एवरी कैरेक्टर को शो किया जाता है और वह एनकोडेड सिग्नल प्राप्त होता है। और ये जो एनकोडेड सिग्नल प्राप्त होता है जैसे डिजिटल डेटा 110-1110 इस तरीके से वो सिग्नल है जो मिल रहा है और यह डिजिटाइज सिग्नल ही पल्स कोडेड मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनता है। इसमें आप देखें PCM प्रोसेस जो है वो 4 तरीके से 4 पार्ट्स में परफॉर्म होता है। पहले तो फिल्टरिंग, जो सिग्नल हमें मिल रहा है उसको फिल्टर्ड किया जाता है, एनालॉग सिग्नल, उसको फिर सैम्पलिंग करते हैं, उसको क्वांटाइज्ड किया जाता है और लास्ट में एनकोड करके उसको प्रोसेस में यूज में लिया जाता है। यहाँ पे ये इसका वो प्रोसेस है जिसके द्वारा ये सिग्नल जनरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल जो पहला एनालॉग या सिग्नल है उसकी
according to the value of amplitude of a modulating signal the pulses will be obtained। उन पल्सेस से उनको जब हम नॉर्मलाइज करते हैं तो इस प्रकार से सेकंड पार्ट में जो बी पार्ट है उसमें दिखाया गया है वह नॉर्मलाइज्ड वैल्यू को इंडिकेट करता है, जिसमें चैनल 1, 2, 3 ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं। और उसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पल्सेस जो अब उसके अंदर अवेलेबल जनरेट की जा रही हैं उनकी हाइट्स जो एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है वह वेरी होती है, और उसको हम इस पर से जो डी लाइन में दिखाया गया है डी फिगर में उस तरीके से प्राप्त हो जाता है, और यह ही सैम्पलिंग कहलाती है। अब इसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सैम्पलिंग मेथड्स जो हैं, इनमें एक मेथड वो है जिसमें उनके पास विड्थ सेम है लेकिन एनालॉगस सिग्नल के अनुसार उनकी हाइट लगातार वेरीड होती है। अब इसमें केवल पल्सेस का एक शार्प एजेस के रूप में कंसिडर किया जाता है, जबकि दूसरा जो है पार्ट वह देखिए, इसमें आप देखें पल्सेस अवेलेबल हैं लेकिन उन पल्सेस का जो टॉप है वह इट्स नॉट फ्लैट, इसका सेंट्रल पॉइंट्स कंसिडर नहीं कर रहे। ये फुल जो है वैल्यूएशन इसका कंसिडर किया जाता है। जब ये कंसिडर किया जाता है इसके टॉप्स जो हैं वो स्लैंट फीचर्स को इंडिकेट करते हैं और ये बदल जाता है। वैसे ही जब सैंपल्ड सिग्नल दिया जाता है तो उससे एनालॉगस सिग्नल से प्राप्त सैंपल्ड सिग्नल में पल्सेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शंस में प्राप्त होती हैं, और उससे ही ये पल्स कोड मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता है। इसमें सामान्यतः जितने भी पल्सेस हैं उनके सेंट्रल पॉइंट्स की बजाय को ऐसे पॉइंट्स आइदर लीडिंग एज का या ट्रेलिंग एज के जो सब कॉर्नर्स हैं वह यूज में लेके इससे बनाया जाता है। इस सैम्पलिंग प्रोसेस में आप देखें एनालॉगस सिग्नल जो है वो एवरी टी सेकेंड्स के बाद में जनरेट होता है, और ऐसे जो टी सेकेंड्स के बाद में जो जनरेटेड सिग्नल है वह उसके अंदर एक रेगुलर इंटरवल पर जनरेटेड पल्स को इंडिकेट कर रहा है, और यही सैम्पलिंग इंटरवल है। इसको अगर टाइम पीरियड टी जहाँ जो इसके अंदर दिखाया गया है जैसे टी एस के फॉर्म में स्पेसिंग के लिए टाइम पीरियड है, तो 1/t जो इंडिकेट कर रहा है वो उस फ्रिक्वेंसी है कि नंबर ऑफ पल्सेस जनरेटेड पर सेकेंड्स इज़ द फ्रिक्वेंसी, जो कि सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी के रूप में जानी जाती है, सैम्पलिंग रेट भी कह सकते हैं। इसमें 3 सैम्पलिंग मेथड्स काम में लेते हैं सामान्यतः। एक आइडियल जिसमें एक इम्पल्स एट ईच सैम्पलिंग इंस्टेंट जैसा कि हमने अभी देखा था, एक नेचुरल प्रोसेस जिसमें पल्सेस को शॉर्ट विड्थ विद द वेरिंग एम्पलीट्यूड के तौर पे कंसिडर किया जाए, एक फ्लैट टॉप्स सैम्पल एंड होल्ड के तौर पर जहाँ पे लाइक द नेचुरल बट विद सिंगल एम्पलीट्यूड वैल्यूज, इस तरीके से इसको कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हमने वही सैम्पलिंग जो प्रोसेस दिया है उसको ऐसे हाथ से दर्शाया है। मैंने एक फिगर बनाया है जिसमें ये दिखाया है कि जिस तरीके से डेल्टा मॉड्यूलेटेड वेव्स होती हैं उनमें क्वांटाइज्ड किया जाता है, इक्वल क्वांटाइज्ड फॉर्म का प्राप्त होने पर वो इस तरीके से दिखती है, और ऐसे ही वो पल्स जो फॉर्म है वो हमें मिलती है जिसमें मैक्सिमम हाइट इंडिकेट कर रही है कि उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, मिनिमम हाइट इंडिकेट कर रही है कि उसका एम्पलीट्यूड है। और इसी चीज़ को हम ट्रांसलेटेड सिग्नल इन बाइनरी फ्रॉम पीसीएम के जो ट्रांसमिटेड सिग्नल्स हैं वो यूज में ले रहे हैं, तो उनको ऐसे इंडिकेट करते हैं जहाँ 001 और 001 एक्चुअल में क्या है ये देखो, एक 1 मीन्स हाई वैल्यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर सिग्नल, 00 मीन्स लो वैल्यूज ऑफ दिस सिग्नल, और जो लो वैल्यूज हैं वो और मैक्सिमम वैल्यूज हैं वो अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे जाके अटक जाए तो
उसको हम ये कह सकते हैं कि हायर एंड लो के बीच का एक डिफरेंस जनरेट हो जाता है और उसके द्वारा ही यह वन एंड लो या हाई एंड लो प्रोसेस, जीरो प्रोसेस जो जीरो इंडिकेट करता है लो को, वन हाई को इंडिकेट करता है, इस तरीके से ये कोडिंग की जाती है और इसके द्वारा हमें सैंपल सिग्नल मिल जाते हैं। यहाँ एक पार्ट दिखाया गया है कि किस तरीके से पल्स कोड मॉड्यूलेशन, जिसमें पीसीएम को हम कैसे डिफाइन करते हैं और इसको हम कैसे प्राप्त करते हैं। यहाँ देखें कि एक सैंपल सिग्नल जिसके क्वांटाइजर को जब पास करते हैं एनालॉग एनकोडर के माध्यम से जब उसमें सिग्नल जाता है तो पल्स कोडेड मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता है, जिसको हम पहले देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ देखो जो फ्रिक्वेंसी है सैंपल सिग्नल की वो डबल फ्रिक्वेंसी के रूप में कंसिडर होगी जो सिग्नल एनालॉग सिग्नल है। ऐसे ही यहाँ क्वांटाइज्ड फॉर्म है। अगर क्यू लेवल्स, जैसे मैंने यहाँ 10 लेवल्स एग्जांपल के लिए बताए थे, अभी जो एक जगह यहाँ ये देखिए यहाँ पे 10 लेवल्स के रूप में कंसिडर किया था हमने एक जगह, तो उस 10 लेवल्स को हमने ये एग्जांपल के लिए है यहाँ पे देखिए इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। और इसमें सैम्पलिंग में ये भी वो प्रोसेस है जिसके द्वारा भर्ती कर रहे हैं और इसको हम ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ एक दो चीज़ें और हैं जिसमें कि अगर क्यू लेवल्स हैं और साथ में नंबर ऑफ म्यू पल्सेस या म्यू एम्पलीट्यूड्स, न्यू यहाँ देखो पर नंबर ऑफ पल्सेस जो है वो न्यू है और म्यू इज़ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सिग्नल। तो अगर हम इस तरीके से कंसिडर करें तो उनको हम अगर फॉर्मूला फॉर्म में दें तो फॉर्मूला में आप देखेंगे कि एक दो वैल्यूज हैं जिनको हम ऐसे इंडिकेट करते हैं कि Q नंबर ऑफ क्वांटम लेवल्स है, न्यू इज़ द नंबर ऑफ पल्सेज ईच ग्रुप, जितने भी कोडिंग ग्रुप्स हैं उनमें प्रत्येक ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ पल्सेस न्यू है, और म्यू जो है नंबर ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज इन ईच कोड, और इनके कोरिलेशन जब करेंगे म्यू टू द पावर न्यू इज ग्रेटर और इक्वल टू क्यू। कहने का मतलब है कि क्वांटम लेवल्स जो हैं वो उनकी वैल्यूज से ज़्यादा या उनके इक्विवेलेंट वैल्यू जो है म्यू टू द पावर न्यू होना चाहिए। कभी कभी आता है कि ये म्यू टू द पावर न्यू इज इक्वल और ग्रेटर देन द क्यू वैल्यू जो है उसको हम कैसे सॉल्व करें, तो उसको जब हम रिजॉल्व करेंगे तो इस तरीके से मिल सकता है न्यू इक्वल टू या ग्रेटर देन लॉग ऑफ एच इंटू क्यू। इस तरीके से इनकी वैल्यूज हमें मिल जाती है और उनको हम कंसीडर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये ऐसा इंडिकेशन है कि किस तरीके से पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन को रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसमें कई बार यूँ होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि इनकी वैल्यूज़ को हम 0 स्टेटस एंड 1 स्टेटस के द्वारा ही दर्शाएँ, हाई लो या किसी पर्टिकुलर +5 वोल्ट या 0 वोल्ट या -5 और +5 वोल्ट ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं। ये जो बिट है वो बिट इज इक्वल टू n इंटू एफ। व्हाट इज़ n? बेसिकली जितने भी पल्स कोड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसमें सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी fs है और nb नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल है। नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल इंटू सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी अगर इनको करेंगे तो b बिट रेट प्राप्त होती है, जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं और हमें वैल्यूज भी मिल जाती है। ऐसे ही बैंडविड्थ रिक्वायर्ड जो है ना ट्रांसमिट करने के लिए वह भी डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द जितने भी एनकोडिंग जो काम में ली जा रही है वो किस प्रकार की काम में ली जा रही है उस पर डिपेंड करता है। इस तरीके से उनको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डिजिटाइज्ड सिग्नल विल ऑलवेज नीड मोर बैंडविड्थ। अब हम सब जानते हैं कि डिजिटाइज सिग्नल जब कर दिया जाता है तो उसके अंदर कुछ वैल्यूएशन ऐड हो जाती है और सैम्पलिंग रेट से ये जो बिट रेट बढ़ जाती है, इसके कारण से
इसकी जो ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल है उससे कहीं ज़्यादा इसकी बैंडविड्थ की ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार बैंडविड्थ कितनी चाहिए, किस प्रकार से चाहिए, वह भी क्वांटाइजिंग जो कर रहे हैं वह क्वांटाइजिंग कितने लेवल्स में की जा रही है। तो जैसे 256 लेवल्स, 128 लेवल्स, इनको हम ऐसे कह सकते हैं कि 2 to the power 10, 2 to the power 11, इस तरीके से 2 to the power 8, 2 to the power, इस तरीके से करते हैं। 1024 2 to the power 10 को इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। यहाँ जो क्वांटाइजेशन किया जा रहा है इसमें एम्पलीट्यूड वेरिएशन, जैसे मान लो 10 से 20 मिलीवोल्ट है तो उसको हम 10 से 20 मिलीवोल्ट को जो क्वांटाइज्ड वैल्यूज़ में है वो अगर मान लो एक वोल्ट से मिलीवोल्ट से भी कंसिडर करें तो उस अवस्था में 10 से 30 लेवल्स में डिवाइड हो रहा है। और ऐसा ही अगर उसकी संख्या बढ़ाना चाहें तो इसको 1 वोल्ट सिग्नल की जगह, 1 मिलीवोल्ट की जगह यहाँ पे हम 2 मिलीवोल्ट, 3 मिलीवोल्ट, 4 मिलीवोल्ट ऐसा करके और इसको हमारे लिए काम में यूज में लिया जा सकता है। यहाँ जो डिस्टॉर्शंस जनरेट होते हैं बेसिकली क्या है कि क्वांटाइज सिग्नल जब मिलता है तो उस क्वांटाइज सिग्नल के अंदर भी डिस्टॉर्शंस जनरेट हो जाते हैं और वो जो जनरेटेड डिस्टॉर्शन है उनके कारण से बैंडविड्थ पर अब असर पड़ता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि लिमिटेड बैंडविड्थ कैन बी यूज्ड। इसकी वजह से पीसीएम स्टैंडर्ड्स जो हैं उसमें देखो, वैसे देखा जाए तो यूरोपियन स्टैंडर्ड, अमेरिकन स्टैंडर्ड डिफरेंट इस तरीके से हैं। यूरोप में पीसीएम के लिए 30 चैनल हैं, नॉर्थ अमेरिका में पीसीएम के लिए 24 चैनल हैं, जापानीज़ में पीसीएम के लिए 24 चैनल हैं और इंडिया में भी फॉलो द यूरोपियन पीसीएम जहाँ पे 30 चैनल के रूप में सिस्टम काम में लिया जा रहा है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन के कुछ एडवांटेजेस हैं जिनमें हम कह सकते हैं कि यह यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन क्वालिटी को परफॉर्म करता है, या ये कहें कि इसके द्वारा एक ट्रांसमिशन क्वालिटी है वो लगातार बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि शुरू में मान लो कोई डेटा अच्छा आ गया और बाद में ख़राब स्थिति बन गई, ऐसी पोजीशंस नहीं बनती है। कंटिन्यूसली जितने समय तक ट्रांसमिशन चलता है लगातार यूनिफॉर्म स्टेटस को इंडिकेट करता है। ऐसे ही नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक के साथ, डिफरेंट ट्रैफिक जो है उसके साथ कंपेटिबल है। ये कह सकते हैं जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ भी पीसीएम काम में ले सकते हैं, कम ट्रैफिक में भी आसानी से काम कर सकता है। इंटीग्रेटेड डिजिटल नेटवर्क जितने भी टाइप के हैं, जिसमें ऐसे डिजिटल नेटवर्क जो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क को इंटीग्रेट करके डिज़ाइन किए गए हैं, उनमें भी यही यूज़ में लिया जा सकता है। एग्जिस्टिंग सर्किट्स जो हैं उनमें भी काम में ले सकते हैं, नो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होने की वजह से, और साथ में गुड परफॉर्मेंस ओवर वेरी पुअर ट्रांसमिशन पाथ, जिसको हम ये कह सकते हैं कि बहुत ख़राब स्थिति में भी ट्रांसमिशन मान लो पाथ है तो बहुत ख़राब स्थिति में भी है तो भी यह अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दे सकता है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। बेसिकली पल्स कोड मॉड्यूलेशन में जैसे हमने अभी बात की थी, क्योंकि नंबर ऑफ लेवल्स, नंबर प्रत्येक सैंपल को भी कुछ लेवल्स में डिवाइड करते हैं तो इससे कोडिंग बढ़ जाती है और इसके कारण से पल्स कोड मॉड्यूलेशन में बैंडविड्थ बढ़ जाती है, लार्ज बैंडविड्थ होती है और इसीलिए लार्ज बैंडविड्थ की ज़रूरत होती है, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की नीड होती है। नॉइज़ एंड क्रॉस टॉक्स जो है वो भी जो ये कहें कि लीव्स लो बट राइजेस अटेन्यूएशन, यानी इंडिकेट ये कह सकते हैं क्रॉस टॉक्स कम होती है लेकिन अटेन्यूएशन बढ़ जाता है। इंटीग्रेटेड डिजिटल नेटवर्क कैन ओनली बी रियलाइज्ड, ये भी कह सकते हैं कि नॉइज़ एक्सटेंशन के साथ में, लगातार बढ़ने के साथ में डिजिटल नेटवर्क्स जो इंटीग्रेटेड फॉर्म में हम यूज़ में ले रहे हैं उसके द्वारा यह नॉइज़ एक्सटेंशन को, ग्रेजुअल एक्सटेंशन को इंडिकेट कर रहा है। ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं या ऐसी कमियां हैं जो सामान्यतः पल्स कोड मॉड्यूलेशन में पाई जाती हैं
जहाँ तक इसके उपयोग की बात है, एप्लीकेशन तौर पे कॉम्पैक्ट डिस्क में हम काम में लेते हैं, डिजिटल टेलीफोनी, डिजिटल ऑडियो एप्लीकेशंस, इन सब में काम में लिया जाता है। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।